हेलो एंड वेलकम। मैं मधु शर्मा स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट में। इस वीडियो में हम क्लास 12th की पॉल साइंस के फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट समझेंगे। इस पार्ट को बेहतर तरीके से समझने के लिए फर्स्ट पार्ट समझना बहुत ज़रूरी है और फर्स्ट पार्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। इस पार्ट में हम शुरुआत में पढ़ेंगे दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ। जैसे कि आपको पता है कि अमेरिका और सोवियत संघ की विचारधाराओं की लड़ाई थी। इन लोगों ने अब विश्व को दो गुटों में बांटना शुरू कर दिया, मतलब कि ये गुटबंदी में लग गए। ये दोनों ही कोशिश करने लगे कि ज़्यादा से ज़्यादा देश इनके साथ आ जाएं। ठीक है, तो इसके लिए अमेरिका ने क्या किया, हम सीरियल वाइज पढ़ेंगे। अमेरिका का जो गठबंधन था, पश्चिमी गठबंधन, अगर आप वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो अमेरिका आपको पश्चिम साइड दिखेगा और जो सोवियत संघ है, खैर अब तो वो रूस बन चुका है, और वो आपको पूर्वी साइड दिखेगा, पूर्व के उस साइड में दिखेगा। ठीक है, पश्चिमी गठबंधन यूएसए का था, अमेरिका का। इस गठबंधन की स्थापना कब हुई थी? 1949। और अगर आपने पीछे वाली डेट देखी हो तो हमारा जो द्वितीय विश्व युद्ध कब खत्म हुआ था? 1945 में खत्म हुआ था। और शीत युद्ध कब शुरू हुआ था? वो भी 1945 में ही शुरू। द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होने के जस्ट बाद शीत युद्ध शुरू हो गया था। शीत युद्ध शुरू होने के बाद 1949 में, मतलब कुछ ही सालों बाद, इन्होंने गुटबंदी शुरू कर दी। कुल देश, अमेरिका ने जो गुटबंदी शुरू की थी नाटो, उसमें कुल देश कितने थे? 12 देश थे। और नाटो में शामिल देशों का उद्देश्य क्या था? यदि उत्तरी अमेरिका तथा यूरोप के इन देशों में से, ये जो 12 देश जो नाटो में शामिल थे, इन देशों में से अगर किसी एक पर भी हमला होता है तो उसे संगठन में शामिल सभी देश अपने ऊपर हमला मानेंगे। ठीक है, इस नाटो में शामिल देशों का उद्देश्य यही था कि अगर 12 देशों में से किसी एक देश पर भी हमला होता है तो पूरा संगठन मानेगा कि ये सभी देशों पर हमला हुआ है और वो इसका पुरजोर विरोध करेंगे। अब जो मैंने यहाँ पे बताया था कि अमेरिका ने जो गुटबंदी की थी, अपना संगठन बनाया था, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट तो नाटो है। ठीक है, नाटो तो आज भी है, सीटो सेंटो नहीं है शायद अब। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इनकी फुल फॉर्म्स आ सकती है 1-1, 2-2 नंबर में, तो आप याद जरूर कीजिएगा क्योंकि आपकी बुक में तो है ना। नाटो सीटो हो या ना हो, मगर आपकी किताब में तो है। सीटो में है, सीटो की फुल फॉर्म है साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सेंटो सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब जब अमेरिका ने गुटबंदी शुरू कर दी तो फिर सोवियत संघ पीछे रहेगा, है ना। वो भी तो, वो उसका कॉम्पिटिटर है, तो उसे भी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। सोवियत संघ पूर्व की साइड पड़ता है, जो कि अब रूस बन चुका है। ठीक है, सोवियत संघ पूर्व की साइड पड़ता है, इसलिए उसका जो गठबंधन था वो पूर्वी गठबंधन था। जैसे अमेरिका को यूएसए बोलते हैं तो सोवियत संघ को यूएसएसआर कहा जाता था। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1955 में। अगर आप कंपैरिजन करके देखेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा कि पहले अमेरिका ने गुटबंदी शुरू की, उसके बाद सोवियत संघ ने। ठीक है, आपकी बुक में सोवियत संघ ने जो भी, जैसे इन्होंने ग्रुप बनाया था, अमेरिका ने तो ग्रुप बनाया था नाटो, तो उसमें तो टोटल संख्या 12 थी, मगर जो सोवियत संघ ने किया था उसका कोई स्पेसिफिक ग्रुप नहीं था, इसलिए ये कहना मुश्किल है कि कितने उसमें देश थे, और आपकी बुक में भी ये नहीं है। उद्देश्य क्या था इसका? नाटो में शामिल देशों का यूरोप में मुकाबला करना, वही है इनका उद्देश्य। ये सोवियत संघ के गुट में जो देश शामिल थे, उनका उद्देश्य ये था कि नाटो में शामिल देशों का हमें मुकाबला करना है। जैसे अमेरिका ने तीन सैन्य गठबंधन किए थे, नाटो, सीटो, सेंटो देशों के साथ हमने संबंध मजबूत किए थे। सोवियत संघ ने क्या किया था? वार्सा संधि की थी, और वार्सा संधि भी कब की थी? 1955 में की थी। इसके अलावा उसने और क्या किया? उत्तरी कोरिया, इराक और वियतनाम, ये देशों के नाम है, इनके साथ हमने संबंधों को बहुत अच्छा किया ताकि जरूरत के वक्त वो इनसे सैन्य सहायता ले सके। आप इस मैप में दे सकते हैं, आपको जहां पर फोकस करना है वो आपका फोकस होना चाहिए। नाटो सदस्य जितने भी येलो कलर का जितना भी ये एरिया दिख रहा है, फ्रांस, स्पेन, इटली, ग्रीस, तुर्की, ब्रिटेन, ये सब नाटो में शामिल थे, मतलब ये सब अमेरिका के गुट में शामिल थे। दूसरा है वार्सा पैक्ट। वार्सा पैक्ट किसका था? सोवियत संघ का था, है ना। तो फिर सोवियत संघ
ये जो रेड कलर का दिख रहा है, ये सारे देश सोवियत संघ के गुट में शामिल थे। ओके, हम पढ़ेंगे कि महाशक्तियां गठबंधन का निर्माण करती क्यों थी। जरा ये सोचे, वो महाशक्तियां हैं, पूरे विश्व की दो बड़ी बड़ी शक्तियां, उन्हें क्या जरूरत पड़ गई छोटे छोटे देशों को अपने गुट में शामिल करने की। तो छोटे देश निम्न कारणों से महाशक्तियों के बड़े काम के थे। अब हम वो कारण पढ़ेंगे जिनकी वजह से जो महाशक्तियां थी चाहती थी कि जो देश हैं वो उनके ज्यादा से ज्यादा उनके अंडर में आए। महत्वपूर्ण संसाधन, सबसे पहले तो यही कि जब देश हमारे साथ है तो हम उसके संसाधनों को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि तेल और खनिज। दूसरा पॉइंट है भूक्षेत्र, जैसे कि हम कह सकते हैं कि कोई देश हमारे सैन्य गठबंधन में शामिल है, हमारे गुट में शामिल है, तो हमारा उस क्षेत्र पर, हमारा उस देश के भूभाग पर काफी ज्यादा अधिकार, मतलब हम यूज कर सकते हैं उसे, ताकि यहाँ से अच्छा भूक्षेत्र करेंगे क्या, भूक्षेत्र मतलब जो जमीन है, ठीक है, उस देश की जमीन को यूज कर सकते हैं। और जमीन का करेंगे क्या हम, ताकि यहाँ से शक्ति अपने हथियारों और सेना का संचालन कर सके। यहाँ से जो महाशक्तियां हैं वो अपने हथियारों का संचालन कर सके और सैनिक ठिकाने, यहाँ से महाशक्तियां एक दूसरे की जासूसी भी कर सकती थी, ठीक है। इन भूभाग का जो यूज किया जाता था वो जासूसी करने के लिए, अपने सैन्य ठिकानों का संचालन करने के लिए किया जाता था। तीसरा है आर्थिक मदद, आर्थिक मतलब फाइनेंशियल हेल्प हम ले सकते हैं उनसे जरूरत पड़ने पर। जब हमें पैसों की जरूरत है तो उस टाइम पे वो हमें सैन्य खर्चे वहन करने में भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसमें गठबंधन में शामिल बहुत से छोटे छोटे देश सैन्य खर्च वहन करने में मददगार हो सकते थे, कि जरूरत के वक्त पर हम इनसे भी आर्थिक सहायता ले सकते हैं। और फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इजी भी, कि वो चाहते थे ज्यादा से ज्यादा देश उनके गुट में शामिल हो। क्यों? क्योंकि वो अपनी विचारधारा का, जैसा शुरू में ही बताया, जो लड़ाई थी विचारधारा की ही लड़ाई थी। अमेरिका की पूंजीवाद थी और सोवियत संघ की साम्यवाद। विचारधारा के कारण भी यह देश महत्वपूर्ण थे, क्योंकि उन्हें विचारधारा का फैलाव करना था। अच्छा, इस सब के बीच में भी जब पूरा विश्व दो ध्रुवीय विश्व में बंटना शुरू हो गया, मतलब कि दो गुटों में, या तो सोवियत संघ या अमेरिका में शामिल होना शुरू हो गया, इस बीच भी कुछ देश ऐसे थे जिनमें से हमारा देश भी एक है, भारत भी एक है, जो किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहता था। अब हम इसी के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। सबसे पहले पढ़ेंगे गुट निरपेक्षता क्या अर्थ है। गुट निरपेक्षता का अर्थ, ठीक है, गुट निरपेक्षता नाम से भी काफी हिंट मिलती है कि जो किसी भी गुट में शामिल होने में इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं है। गुट निरपेक्षता का अर्थ किसी भी महाशक्ति में शामिल ना होना है तथा अपने राष्ट्र, मतलब कि अपने देश के और अपने अंतरराष्ट्रीय, अपने देश के बाहर के भी, मतलब कि बाहर के डजन में किसी और देश के, है ना, मतलब कि अपने देश के जो फैसले हैं वो भी, और विदेशों में हम जो इंटरनेशनल लेवल पे हमारे देश के जो फैसले होते हैं, ठीक है, उस सब पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए। निर्णय स्वयं लेना या करना है। गुट निरपेक्षता में वही आता है कि हमें ना तो किसी महाशक्ति में शामिल होना है, और ताकि, क्योंकि महाशक्तियां वो उनके पास काफी ज्यादा पावर है, वक्त आने पर जब मान लो हम शामिल हो गए और उसके बाद छोड़ते हैं, वो बहुत ज्यादा फिर डिफिकल्ट हो जाता है, और हो सकता है वो हमें अपनी ताकत के बूते पर दबा लें और उस टाइम हम उनसे अलग ना हो पाए। तो उससे बेहतर ऑप्शन तो ये कि हम उनमें शामिल ही ना हो। गुट निरपेक्ष जो आंदोलन था, इसके संस्थापक 5 देश थे, आपको इन्हें याद करना पड़ेगा, ठीक है। देश मिस्र, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, घाना, भारत, ठीक है, ये सब थे, और इन सब के जो नेता हैं वो भी आपको याद करने पड़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे कि पहला गुट निरपेक्ष आंदोलन कब हुआ था, सम्मेलन कब हुआ था, कब बैठक हुई थी, कब मीटिंग हुई थी पहली गुट निरपेक्षता की, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। 1961 में हुई थी, कहाँ पे, बेलग्रेड में। और 14वां कब हुआ था, 14वां सम्मेलन हुआ था 2006 हवाना में। हवाना गए, क्यूबा गए,
फर्स्ट वीडियो में बताया था कि क्यूबा अमेरिका के काफ़ी पास एक देश है छोटा सा, जहाँ पर कौन सी विचारधारा चलती थी, सोवियत संघ की विचारधारा चलती थी। इसी के उस पूरे पे हमने क्यूबा मिसाइल संकट जो पढ़ा था उसे पढ़ के आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ये पहली वीडियो जरूर देखिएगा इसके लिए। पृथकतावाद क्या है? अभी हमने जो वर्ड पढ़ा वो था गुट निरपेक्षता। अब उसी से रिलेटेड ना दो और वर्ड निकल के आते हैं, जिसमें से पहला है पृथकतावाद और दूसरा है तटस्थता। इन्हें डिफाइन करना बहुत जरूरी है, इनके बीच में डिफरेंस आ सकता है। पृथकतावाद का मतलब होता है, पृथकतावाद का अर्थ है कि अपने को अंतरराष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल लेवल के जो फैसले होते हैं, जो मामले होते हैं, जो प्रॉब्लम्स चल रही है इंटरनेशनल लेवल पर, अपने को उनसे काट के रखना। मतलब कि हमें नहीं लेना देना कि इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है, होने दो, हमें खुद से मतलब है। उसका उस देश को कहते हैं पृथकतावाद। दूसरा है तटस्थता। क्या होता है तटस्थता का अर्थ है कि मुख्यतः युद्ध में शामिल ना होने की नीति का पालन करना। ऐसे देश युद्ध में ना तो शामिल होते हैं और ना ही युद्ध के सही गलत होने के बारे में इनका कोई पक्ष होता है। जैसा एक बार फिर से डिफाइन कर देती हूँ। पृथकतावाद का अर्थ है कि इंटरनेशनल लेवल के जो भी मसले हैं उनसे दूर रखना, और तटस्थता का अर्थ है कि हमें सबसे लेना देना है। ठीक है, हम इंटरनेशनल लेवल पे भी काफ़ी कुछ कर रहे हैं, अपने मत दे रहे हैं, अपनी राय दे रहे हैं, अपने देश में भी खुद कर रहे हैं, लेकिन जब युद्ध हो रहा है, ठीक है, जब देशों में युद्ध हो रहा है उस टाइम पर हम एकदम अलग हो जाएंगे। हमें नहीं लेना देना कि युद्ध किस में हो रहा है, क्यों हो रहा है, और ना ही हमारी उस युद्ध के बारे में कोई राय है कि वो युद्ध सही है या गलत। ये होती है तटस्थता। अब ये दो और फुल फॉर्म है, इन्हें भी याद जरूर कीजिएगा। नाम, हिंदी में नाम को गुट निरपेक्षता आंदोलन कहते हैं और इंग्लिश में नॉन एलिजमेंट मूवमेंट। फिर है न्यू इकोनॉमिक्स इंटरनेशनल ऑर्डर, नई अर्थव्यवस्था। ठीक है, नई विश्व अर्थव्यवस्था। गुट निरपेक्षता का उद्देश्य, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपकी बुक में भी टॉपिक दे रखा है शायद से, आप स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं इन नोट्स के। अब हम पढ़ेंगे कि गुट निरपेक्षता एक्चुअली बनाया क्यों, उद्देश्य क्या था, क्या जरूरत पड़ गई ऐसी कि इन्हें एक अलग से गुट निरपेक्षता बनाना पड़ा, गुट निरपेक्षता जैसा कुछ इन्हें बनाना पड़ा। साम्राज्यवाद क्या होता है? साम्राज्यवाद मतलब अपने देश का जो भूभाग है, जो क्षेत्र, उसे बढ़ाना, मतलब कि दूसरे देशों को अपने देश में शामिल करना। जैसे कि काफी टाइम पहले हम पर ब्रिटेन ने क्या किया था, गुलामी की थी, है ना, वो भी एक तरीके से साम्राज्यवाद था, अपने क्षेत्र को बढ़ाना। ठीक है, को सारे संसार से समाप्त करना और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रत्येक राष्ट्र को आंदोलन में शामिल करना। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बाकी देशों से भी समर्थन हासिल करना, यही था इसका पहला उद्देश्य। तो ये है कि साम्राज्यवाद को खत्म करना, ताकि क्योंकि एक्चुअली भारत पहले भी साम्राज्यवाद का शिकार हो चुका था, औपनिवेशिक हो चुका था, तो हमें इसका जो वो होता है, क्या होता है, जो गलत जो इफेक्ट होते हैं इसके, हम ये भुगत चुके थे पहले से, इसीलिए हम नहीं चाहते थे कि ऐसा बाकी देशों के साथ हो। दूसरा, रंग भेद का विरोध करना। रंग भेद कहते हैं कि काले और गोरे में बहुत ज्यादा फर्क करना। गुट निरपेक्षता का उद्देश्य था रंग भेद का विरोध करना और अन्य देशों में चल रहे रंग भेद विरोधी आंदोलन का समर्थन देना। ठीक है, एक तो पहला तो ये हो गया कि रंग भेद का भी विरोध करना, और जो आंदोलन रंग भेद के विरोध में खड़े हुए हैं उन्हें समर्थन भी देना है। तीसरा है रासायनिक हथियारों के उत्पादन और आणविक हथियारों के विकास पर प्रतिबंध लगाने की मांग। यह है कि हथियारों की जो लगातार जो होड़ चल रही है उसे समाप्त करना। ठीक है, उसे खत्म कर देना। जो बहुत खतरनाक हथियार आज के टाइम पे है ना, तो उसे खत्म करने की कोशिश। विश्व शांति, सुरक्षा और निशस्त्रीकरण क्या होता है? निशस्त्रीकरण वही होता है कि शस्त्रों की आज के दौर में शस्त्रों की बढ़ती हुई जो होड़ है, जो कंपटीशन लगा हुआ है कि सबसे ज्यादा शस्त्र किसके पास है, सबसे खतरनाक शस्त्र किसके पास है, उस पर रोक लगाना। ठीक है,
निशस्त्रीकरण, उस पर रोक लगाना, के क्षेत्र में भरपूर उद्योग सहयोग देना। कि विश्व शांति के लिए गुटनिरपेक्षता आंदोलन का उद्देश्य ये भी था कि विश्व शांति बनाए रखनी है और निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देना है, कि शस्त्रों की होड़ को रोकना है। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना की मांग, कि अभी तक जो इंटरनेशनल लेवल पे जो अर्थव्यवस्था थी वो ये थी कि जो गरीब देश थे उन्हें मौका नहीं मिलता था जल्दी से ग्रोथ करने का, ठीक है। तो इस व्यवस्था को चेंज करना था, गरीब देशों की जो वो थी जो पार्ट था इसमें, जो रोल था उसे और ज्यादा बढ़ाना था, भूमिका को बढ़ाना था गरीब देशों की। संयुक्त राष्ट्र संघ क्या होता है? यूएनओ, ठीक है। इसके ऊपर भी बहुत बड़ा चैप्टर 6 यूएनओ तथा सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन की मांग करना। सुरक्षा परिषद यूएनओ का एक पार्ट है, ठीक है, और इसके बारे में हम चैप्टर 6 में डिटेल पढ़ेंगे, मगर फिलहाल इतना है कि सुरक्षा परिषद यूएनओ का एक पार्ट है और इसके पुनर्गठन मतलब कि दोबारा से इसे बनाने की मांग करना। अब मांग क्यों करें? क्योंकि जरूर इसमें कुछ कमियां होंगी, इस कमियों के बारे में हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे कि वो कमियां क्या हैं। विकासशील देश, विकासशील राष्ट्र क्या होता है? दो तरीके से के राष्ट्र होता है। पहला विकसित, जो विकास कर चुके हैं जैसे अमेरिका। दूसरा विकासशील, जो अभी विकास कर ही रहे हैं जैसे हम, जैसे भारत, ठीक है। विकासशील जो राष्ट्र हैं के बीच आर्थिक व्यापार संबंधों के विकास पर जोर डालना, ठीक है। विकासशील देशों के बीच की वो देश जो अभी विकास के पथ पर आगे ही बढ़ रहे हैं उन्हें उनका आर्थिक जो व्यापार है, उनके व्यापारिक संबंधों में उन देशों के आपसी व्यापारिक संबंधों को अच्छा करना। फिर है विकास पर्यावरण की सुरक्षा पर बल देना। पर्यावरण की सुरक्षा भी बहुत अहम चीज यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। इसके ऊपर भी पूरे 2 चैप्टर हैं लगभग। विकास पर्यावरण की सुरक्षा पर बल देना, कि हमें सिर्फ अपना विकास ही नहीं करना, अपने पर्यावरण का भी क्या करना है? बचाना है उसको, ठीक है, आगे आने वाली जनरेशंस के लिए। गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता क्या होती है? सबसे पहले तो प्रासंगिकता का मतलब यह है कि ठीक है, जब गुटबंदी हो रही थी तब तो हमने बना लिया गुटनिरपेक्षता, फाइन, बट आज के टाइम पे हमें क्या जरूरत है गुटनिरपेक्षता की? वाई डोंट वी फिनिश इट, है ना? हम गुटनिरपेक्षता खत्म क्यों नहीं कर देते? वाई डू वी नीड गुटनिरपेक्षता आज के डेट में, ठीक है। पहला पॉइंट है गुटनिरपेक्षता का अर्थ है कि सैन्य गुटों से अलग रहना। पहले भी बता चुकी हूँ, है ना? सैन्य गुटों में शामिल ना होना, महाशक्तियों से अलग रहना। विश्व में निशस्त्रीकरण भी बता चुकी हूँ कि शस्त्रों की होड़ को कम करना, जो लगातार खतरनाक शस्त्र बनते जा रहे हैं उससे कम करना। विश्व में निशस्त्रीकरण की आवश्यकता आज भी है, ठीक है। ये बताया था ना कि गुटनिरपेक्षता का काम है निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देना, और इसकी निशस्त्रीकरण की जरूरत तो आज के टाइम पे भी है ना। और गुटनिरपेक्षता क्या करता है? जिसे गुटनिरपेक्षता आंदोलन दोहराता रहता है ताकि विश्व शांति बनी रहे। हमें गुटनिरपेक्षता की जरूरत आज भी है क्योंकि विश्व में निशस्त्रीकरण की जरूरत आज भी है, इसीलिए। और निशस्त्रीकरण से क्या होगा? अगर निशस्त्रीकरण ज्यादा रहेगा तो विश्व शांति भी बनी रहेगी। देश राज्यों में विकास के लिए अभी भी सहयोग की आवश्यकता है। ओके, सदस्य राज्यों में विकास के लिए आज भी सहयोग की आवश्यकता है। यह अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अभी भी एक मंच को बनाए रखने चाहते हैं। जो विकासशील देश हैं या जो सदस्य देश भी बोल सकते हैं, गुटनिरपेक्षता में शामिल जो सदस्य हैं वो आज भी चाहते हैं कि ये मंच बना रहे, क्योंकि ये मंच उन्हें अपनी जो प्रॉब्लम्स है, अपने देश में चल रही प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने का मौका देता है, चांस देता है। विकासशील देश की स्वतंत्रता। विकासशील देश वही देश जो अभी विकास कर रहे हैं। विकासशील देशों की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन न्यायपूर्ण है। मतलब कि इसीलिए जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है वो आज भी, उसकी हमें आज भी जरूरत है ताकि कोई और देश किसी और देश पर कब्जा करने की कोशिश ना करे। फोर्थ है अशिक्षा मतलब कि लेवल ऑफ एजुकेशन का कम होना। बेरोजगारी, इसे तो सभी जानते होंगे, ठीक है। बेरोजगारी, रोजगार की कमी। फिर है आर्थिक असमानता। आर्थिक असमानता का मतलब है कि या तो बहुत ज्यादा गरीब या बहुत ज्यादा अमीर, ठीक है, इसे कहते हैं आर्थिक असमानता। फिर है जैसी इन तीनों जैसी बड़ी समस्याओं के उन्मूलन मतलब होता है खत्म करना, समाप्त करना, ठीक है।
समस्याओं के उन्मूलन के लिए गुणनिरपेक्ष आंदोलन आज भी जरूरी है। मतलब कि समाज में मौजूद या कि हर देश में मोस्टली देशों में मौजूद ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनका निपटारा करने के लिए, इनका समाधान करने के लिए भी गुणनिरपेक्ष आंदोलन काफी इंपॉर्टेंट है। गुणनिरपेक्ष आंदोलन विकासशील देशों के सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए भी आवश्यक है। एक तरीके से गुणनिरपेक्ष आंदोलन, हमारे पास एक थर्ड ऑप्शन था कि अगर हम दोनों सैन्य गठबंधन से अलग रहते हैं, मतलब कि ना तो हमें अमेरिका में जाना ना सोवियत संघ में जाना, तो एक तो सोवियत जो वो था गुणनिरपेक्ष आंदोलन था, इसने बाकी जो देश थे उन्हें एक नया ऑप्शन उपलब्ध करवाया, एक नया विकल्प उनके सामने लेकर आया कि अगर आपको दोनों देशों में नहीं जाना तो आपके पास एक थर्ड ऑप्शन भी है, आप गुणनिरपेक्ष आंदोलन में सम्मिलित हो सकते हो। ठीक है, तो ये एक तरीके से उनका सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए भी जरूरी है, किसकी, देशों की, विकासशील देशों की। गुटनिरपेक्ष आंदोलन अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाने पर जोर डालता है। लोकतांत्रिक का मतलब तो आप जानते हैं ना, जहाँ पे नॉर्मली एक देश की बात करते हैं तो लोकतांत्रिक देश वो होता है जहाँ पे जनता का शासन होता है। अब हम इंटरनेशनल लेवल पे लोकतंत्र की बात करें, इसका मतलब ये कि हर एक देश को इंपॉर्टेंस दी जाती है, चाहे वो देश कितना ही अविकसित हो, कितना ही छोटा हो, ठीक है, उन सभी को सेम इंपॉर्टेंस दी जाती है। अब एक क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? जो मैं इतनी देर से इंटरनेशनल इकोनॉमी और अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था कही जा रही हूँ वो है क्या? और 1972 में, सन याद करना जरूरी है, ठीक है, 2 में अंकताड़। अब पूछोगे अंकताड़ क्या? अंकताड़ ना एक बहुत लंबा सा कुछ नाम है और उसका शॉर्ट फॉर्म जो है वो अंकताड़ बनता है, तो इसलिए अंकताड़ है। इसकी फुल फॉर्म है नीचे आंसर में, ठीक है। अंकताड़ ने वैश्विक व्यापार मतलब कि जो विश्व में जो व्यापार प्रणाली है, ठीक है, पूरे विश्व में जो व्यापार प्रणाली का यूज किया जाता है, फॉलो किया जाता है, से संबंधित कौन सी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी? मतलब कि 1972 में इन्होंने कौन से सजेशंस दिए थे? बस शुरू करते हैं। 1972 में यूएनओ ने, संयुक्त राष्ट्र संघ मतलब कि यूएनओ के व्यापार और विकास मतलब कि ट्रेड और डेवलपमेंट, व्यापार और विकास से संबंधित सम्मेलन, मतलब कि इन्होंने एक मीटिंग की, वो मीटिंग किसके ऊपर बेस्ड थी? व्यापार और विकास के ऊपर बेस्ड थी। अच्छा, अभी जो कहा था कि अंकताड़ बहुत बड़ा सा नाम है, ठीक है, तो उसकी फुल फॉर्म ये याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड, अंकताड़ की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, अंकताड़, ठीक है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी। अच्छा, अंकताड़ की फुल फॉर्म तो यहीं तक है, ठीक है ना, ये अंकताड़ की फुल फॉर्म यहाँ पे खत्म होती है। फिर है टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। 1972 में से यूएनओ में जो व्यापार और विकास से संबंधित जो बैठक हुई थी, वहां पे जो रिपोर्ट दी गई, उस रिपोर्ट का नाम क्या था? मतलब उस रिपोर्ट का की हेडिंग क्या थी? यही थी कि टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट, विकास के लिए एक नई व्यापार पॉलिसी को क्या बोलते हैं हिंदी में? व्यापार पॉलिसी नीति बोल सकते हैं एक तरीके से, ठीक है। शीर्षक के नाम से एक रिपोर्ट उन्होंने प्रस्तुत की और इस रिपोर्ट में वैश्विक व्यापार प्रणाली, जो पूरे वर्ल्ड में जो व्यापार प्रणाली है, ठीक है, अब हमें पता है पूरे विश्व में जो व्यापार प्रणाली है उसमें जो देश ज्यादा शक्तिशाली हैं उनका ज्यादा दबदबा चलता है, तो इन्हीं चीजों में, इसी प्रणाली में सुधार करने का उन्होंने प्रस्ताव दिया। प्रस्ताव मतलब एक सुझाव दिए, कुछ सजेशंस दिए उन्होंने, और इस रिपोर्ट में कहा गया कि सुधारों से मतलब कि अब उन्होंने ये सारे सजेशंस दिए। अब हम सजेशंस पढ़ते हैं कि उस रिपोर्ट में वो सजेशंस एक्चुअली थे क्या। पहला, अल्प विकसित देश। अच्छा, अल्प विकसित देश कौन सा होता है? अल्प विकसित देश मतलब कि जिनका बहुत ही कम विकास हुआ है, जो बहुत ही अभी जिन्होंने विकास करना भी शुरू ही किया है, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। जो अल्प विकसित देश हैं, देशों ने अपने प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त होगा, ठीक है। अल्प विकसित देशों को अपने देश में शामिल प्राकृतिक संसाधनों पर पूरा नियंत्रण होगा, जिनका पश्चिमी देश के विकसित देश दोहन करते रहे हैं, मतलब कि यूज करते रहे हैं। ये हमारे साथ भी तो हुआ था ना, है ना, कि हमारे देश का जो भी क्या प्राकृतिक संसाधन थे उस पर कौन
अपना राइट जमाता था, कौन अपना अधिकार जमाता था, ब्रिटेन वगैरह जमाते थे, है ना। तो वही चीज कही गई है कि अल्प विकसित देशों को अपने देश में शामिल प्राकृतिक संसाधनों पर पूरा नियंत्रण होना चाहिए, क्योंकि अभी तक इनका दोहन कौन करता रहा है, पश्चिम देश में शामिल विकसित देश। दूसरा, अल्प विकसित देशों की पहुंच पश्चिमी देश के बाजार तक होनी चाहिए, वह अपना ताकि वह अपना सामान बेच सके और इस तरह गरीब देशों के लिए यह व्यापार फायदेमंद होगा। दूसरा सजेशन जो दिया वो सजेशन ये था कि अल्प विकसित जो देश, अल्प विकसित का मतलब तो बता चुके ना, जिनका विकास काफी कम हुआ है, अभी विकास करना शुरू किया है, अल्प विकसित देशों की पहुंच कहां तक होनी चाहिए, पश्चिमी देशों के बाजार तक होनी चाहिए। जब हमारे देश का सामान बाकी बाहर देशों तक जाएगा, स्पेशली पश्चिमी देशों तक जाएगा, अमेरिका वगैरह में जाएगा, तो हमें फिर फायदा ही होगा ना। हाँ ठीक है, गरीब देशों को इससे फायदा होगा। पश्चिमी देशों से मंगाई जा रही प्रौद्योगिकी की लागत कम हो। तीसरा इन्होंने जो वो दिया, क्या दिया, सजेशन दिया, वो सजेशन ये था कि हम जिस टेक्नोलॉजी को पश्चिमी देशों से मंगवा रहे हैं, अब हमें पता है ना कि वो हमसे ज़्यादा वो टेक्नोलॉजी यूज़ कर चुके हैं, हमसे ज़्यादा एडवांस्ड हैं, तो हमें उनकी तो हेल्प लेनी पड़ेगी। तो ये वही कह रहे हैं कि पश्चिमी देशों से हम जो भी टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी मतलब जो टेक्नोलॉजी मंगवाएंगे वो हमें कम लागत में मिले, सस्ती मिले हमें, पश्चिमी देश। ठीक है, पश्चिमी देश गरीब देशों को, अल्प विकसित देशों को कम दामों पर, ठीक है, कम लागत पर अच्छी जो प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी उसे उपलब्ध करवाएं। ओके, फोर्थ है अल्प विकसित देशों की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों में भूमिका बढ़े। अब कह रहे हैं ये इक्वालिटी की मांग करना है, जैसे एक लोकतंत्र भी पीछे बोला था कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे लोकतंत्र की मांग करते हैं, वही कह रहे हैं कि अल्प विकसित देशों की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों में भूमिका बढ़े, कि इंटरनेशनल लेवल पे जो फाइनेंशियली जो संस्थाएं बनी हुई हैं उन पर अल्प विकसित देशों को ज्यादा इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाए। ठीक है, क्योंकि अभी तक वो नहीं मिलती थी, उन्हें प्रोत्साहित किया जाए उसके लिए। इट इज लास्ट वन आई थिंक, शीत युद्ध के दौरान भारत का रवैया। ठीक है, ये चीज पहले भी पढ़ चुके हैं, मगर अब हम थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे कि अगर क्वेश्चन आ जाए तो एग्जैक्ट आपको लिखना है क्या, कि जब शीत युद्ध हो रहा था, शीत युद्ध अमेरिका सुभाष सिंह के बीच में जो विचारधाराओं की जो लड़ाई थी, उसके दौरान भारत कर क्या रहा था। ठीक है, हम क्या कर रहे थे, पहला, भारत ने सजग मतलब कि सजग जो काफी क्या, जो सजग हो, ठीक है जो सजग और सचेत रूप से अपने दोनों महाशक्तियों के खेमेबंदी से अलग रखा। पहले तो ये कि बहुत ही इंटेलिजेंटली, सजग को ठीक है इंटेलिजेंटली बोल लेते हैं, सजग और सचेत रूप से काफी स्मार्टली और इंटेलिजेंटली अपने को दोनों ही देशों के, दोनों ही महाशक्तियों के गुटों से क्या रखा, अलग रखा। पहला तो हमने ये किया। दूसरा क्या है, भारत ने उपनिवेशवाद क्या होता है, हम कौन थे, हम ब्रिटेन के उपनिवेश थे, गॉट इट, है ना। तो उपनिवेशवाद वही होता है कि जब एक देश दूसरे देश को अपना गुलाम बना लेता है। भारत पहले ये सब झेल चुका था, तो हमें इसके साइड इफेक्ट पता है कितना बेकार होता है। भारत ने उपनिवेशवाद के चुंगल से मुक्त हुए नव स्वतंत्र देशों को महाशक्तियों के खेमे में जाने का पुरजोर विरोध किया। ये चीज मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, दोबारा बोल रही हूँ कि भारत ने नव स्वतंत्र देश मतलब कि वही देश जो अभी अभी स्वतंत्र हुए हैं, उन देशों के सामने एक नया विकल्प रखा कि आप इन दोनों महाशक्तियों में शामिल नहीं होना चाहते तो आपके पास एक और ऑप्शन है, वो ऑप्शन ये है कि आप गुटनिरपेक्षता में शामिल हो सकते हो। दूसरा, भारत की नीति ना तो नकारात्मक थी और ना ही निष्क्रियात्मक। यहाँ पे लोग मैचिंग के चक्कर में ना तो नकारात्मक ना तो सकारात्मक कर देते हैं, ठीक है, तो ऐसा कुछ मत करना। ना तो नकारात्मक थी, नकारात्मक यानी ना तो नेगेटिव थी बिल्कुल भी, हमारी जो नीति थी, हमारी जो पॉलिसी थी वो बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं थी, और दूसरा निष्क्रियता भी नहीं थी। ऐसा भी नहीं था कि हमने जो हो रहा उसे होने दिया और हमने कोई एक्टिविटी नहीं की, मतलब कि हमने कुछ दिखाया, मतलब हम शांत बैठे हुए थे, हमने कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, ऐसा कुछ नहीं है। ना तो हमारी पॉलिसी काफी सकारात्मक थी और निष्क्रियात्मक तो बिल्कुल भी नहीं थी, मतलब कि हम नहीं बैठे शांति से, हमने कुछ किया। वो हमने क्या किया वो देखते हैं। नेहरू ने विश्व को याद दिलाया कि गुटनिरपेक्षता की नीति पलायन की नीति नहीं है। अच्छा, जब ना हमने गुटनिरपेक्षता शुरू किया तो देशों ने क्या बोलना शुरू किया कि ये देश डरपोक है और ये भाग रहे हैं एक तरीके से। पलायन मतलब होता है कि एक जगह से भागना, ठीक है, पलायन मतलब होता है चले जाना।
उस जगह मतलब कि चले जाना, ठीक है। तो नेहरू जी ने विश्व को याद दिलाया कि गुण निरपेक्षता कोई पलायन की नीति नहीं है, कि गुण निरपेक्षता का मतलब ये नहीं है कि हम पलायन कर रहे हैं और आपके जो आपसी संबंध है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। इसके विपरीत मतलब कि इसका अपोजिट भारत ने क्या किया, शीत युद्ध के टाइम पर प्रतिद्वंदीता की जगह ढीली करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मामलों में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करने के पक्ष में था। मतलब कि हम लगातार जो जंग का जो युद्ध का माहौल बना हुआ था, वो जो युद्ध की जकड़ इतनी ज्यादा टाइट थी, उसे लगातार हमने बातचीत द्वारा सॉल्व करने की कोशिश की। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज भारत के राजनयिकों का मतलब हम क्या, जो पॉलिटिशियंस होते हैं, ठीक है, हाँ, ओके, और नेताओं जो लीडर्स होते हैं का उपयोग अक्सर, इनका उपयोग भारत के राजनयिकों और नेताओं का उपयोग अक्सर शीत युद्ध के दौरान, याद रखिएगा, ठीक है, शीत युद्ध के दौर के प्रतिद्वंदियों के बीच, प्रतिद्वंदी कौन थे शीत युद्ध के टाइम पे, कौन थे कॉम्पिटिटर, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच संवाद मतलब कि एक बातचीत के जरिए, ठीक है, बातचीत के जरिए मध्यस्थता करने की कोशिश की। मध्यस्थता क्या होता है, मध्यस्थता मतलब होता है कि बिना लड़ाई वगैरह के आपस में बैठो, तमीज से बात सुलझा लो बात करके। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज like, subscribe and share the video, and you can give us your complaints or suggestions in comment box, and we have finished the chapter now. Okay, ठीक है।